तो देखो, जैसा कि हमने ना अपने पिछली क्लास के अंदर बात किया था कि आखिर स्थानीय शासन क्या होता है, स्थानीय शासन के महत्व क्या होते हैं, और फिर हमने ये भी पढ़ लिया था कि भारत के अंदर स्थानीय शासन का इतिहास। ना आज के इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे आपका कि जैसे मैंने बताया ना कि हमने कुल मिलाकर जो डेट हमने बात किया था वो डेट कहां तक की आ गई थी आपकी, वो डेट हो चुकी थी आपकी 1978 तक की, 1978 अशोक राय मेहता वाली, जिसने कहा था कि भारत के अंदर 2 स्तर की शासन व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दो हमारे देश में ना तो मतलब अभी तक जितने भी कानून बनाए गए, चाहे वो 1952 का सामुदायिक विकास कार्यक्रम हो, चाहे वो बलवंत राय समिति वाला 1957 1958 की उसकी रिपोर्ट, मतलब इन सभी रिपोर्ट से ना स्थानीय शासन राज्य सरकार में खुल तो गए। जैसे नागौर जिले में सबसे पहले ग्राम पंचायतें बनाई गई, ठीक है, तो स्थानीय शासन सबसे पहले खुल तो गए, बट अभी भी उनको संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई कि हाँ भाई कंपलसरी है कि हर राज्य अपने राज्य में खोले। मतलब वो राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया था कि अगर आप अपने देश में चुनाव करवाना चाहते हो तो करवाओ, अगर आप अपने देश में नगर पालिका या ग्राम पंचायत रखना चाहते हो तो रखो, अगर आप नहीं रखना चाहते तो आप मत करो। मतलब अभी तक वो संविधान में दर्जा नहीं दिया गया था, समझ चीज, मतलब राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया था कि अगर आप नगर पालिका चाहते हैं, अगर आप ग्राम पंचायत चाहते हैं तो आप चुनाव करवाओ, अगर नहीं चाहते आप उसका चुनाव मत कराओ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी भी इसको संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। तो संवैधानिक दर्जा मिला कब, तो कहते हैं क्या, देखो सुनो, कहते हैं क्या कि सन 1987 में, यहाँ पे देखो लिखा हो गया है कि सन 1987 में, यानी कहीं ना कहीं सन 1987 के बाद कहीं ना कहीं स्थानीय शासन को, कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट को जो कहते हैं ना जो वजूद मिलता है इन्हें, स्थानीय शासन को कहीं ना कहीं दोबारा से इस पर विचार किया गया। समझ गए अभिषेक? देखो अभी तक मतलब क्या था कि 1987 से पहले जो इतना भी था कि अभी तक सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया था, राज्य सरकार के ऊपर, कि अगर आप अपने देश में चुनाव करवाना चाहते हो, अपने राज्य में चुनाव करवाना चाहते हो स्थानीय शासन का या ग्राम पंचायत का, तो अब तो आप करवाओ, बट अगर आप नहीं करवाना चाहते तो आपके ऊपर है। मतलब कोई सरकार फोर्स नहीं करेगी क्योंकि अभी तक संविधान में उसको परमानेंट जगह नहीं दी गई थी। तो कहीं ना कहीं 1987 से ना ऐसा किया गया कि दोबारा से इसके ऊपर विचार किया गया। ठीक है, और 1987 के बाद ठीक 2 साल के बाद 1989 में क्या बनता है, एक समिति बनती है, जिस समिति का नाम था पी.के. डुंगन समिति। क्या था? और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, या इस रिपोर्ट की या इस समिति का यह प्रस्ताव था कि भारत के अंदर स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, यानी कि हर राज्य में इसका चुनाव करवाना कंपलसरी हो जाना चाहिए। ठीक है, यानी अब तक पहले जितने भी काम किए गए थे उन सब में केवल क्या था, स्थानीय शासन के लिए बात कही गई थी, पर वहां पे ये छोड़ दिया गया था कि राज्य सरकार चाहे तो चुनाव करवाए, नहीं चाहे तो ना कराए, कोई फोर्स नहीं था उन्हें, क्योंकि संविधान में उसका जगह नहीं था। बट कहीं ना कहीं 1987 से दोबारा इस पर गहन विचार किया गया, और उसके बाद 1989 में पी.के. डुंगन समिति के द्वारा कहीं ना कहीं इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान करने का प्रस्ताव या सिफारिश की गई थी। ठीक है, और इसी के बाद इसीलिए जब इसका रिपोर्ट पेश किया जाता है तो इसी के बाद 1991 और 92 में, ठीक है, 91-92 में 2 संशोधन होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका संशोधन 73 और एक होता है आपका संशोधन 74। ठीक है, तो ये 73 और 74 संशोधन है क्या? संशोधन का मतलब मैं बता दूं आपको, संशोधन क्या होता है, संविधान के अंदर परिवर्तन करना। ठीक है, तो जो संविधान में 73वें और 74वें नंबर का संशोधन किया गया ना, जिसके कारण कहीं ना कहीं स्थानीय सरकार को एक संवैधानिक वजूद मिल गया। ठीक है, 73वां संशोधन किससे रिलेट करता है, ग्राम पंचायत से, और वहीं 74वां किससे रिलेट करता है, नगर पालिका से। यानी कि गांवों में शासन के लिए 73वां संशोधन किया गया और शहरों में शासन के लिए कौन सा किया गया, 74वां। ठीक है, समझ आ गया चीज? तो ये कह रहा है हमारे पास कि जब भारत आजाद हुआ, आजादी के बाद कई सारे कार्यक्रम तो किए गए थे, बट उन कार्यक्रमों से अभी तक स्थानीय शासन को वो वजूद नहीं मिला जो संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए था। ठीक है, तो 1987 में दोबारा से इसमें विचार होता है, और ठीक 2 साल के बाद 1989 में पी.के. डुंगन एक समिति बनती है, और इस समिति के अंदर वो सिफारिश करते हैं किसके लिए, स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। ठीक है, और इसी के कारण कहीं ना कहीं 1991-92 में 2 सुधार होते हैं, 2 संशोधन होते हैं संविधान के अंदर, 73 और 74। 73 जो है वो किससे रिलेट करता है, ग्राम पंचायत से, और 74 किससे है, आपका नगर पालिका से रिलेट करता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा 87 में और 1989 के अंदर पी.के. डुंगन समिति के द्वारा कहीं ना कहीं से संवैधानिक दर्जा देने की मांग की जाती है, और 1991-92 में कानून बनाए जाते हैं जिसके तहत 2 संशोधन किए जाते हैं, 73 और 74। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कौन सी किसके बारे में, कौन संशोधन के बारे में, 74। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो 74th अमेंडमेंट है वो किससे रिलेट करता है, आपका नगर पालिका से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो
जो 74 संशोधन था ना, कहते हैं 74 या 74वें संशोधन का संबंध किससे है? शहरी स्थानीय शासन से, यानी कि जो शहरों में होती है नगर पालिका या एमसीडी, तो इससे रिलेटेड जो संशोधन था वो कौन सा था आपका? 74, इंग्लिश में से अमेंडमेंट कहते हैं, ठीक है, बदलाव। और ये बात करें तो ये संशोधन कब आया था? तो ये हुआ था आपका 1992 या 93 मानते हैं इसको, ठीक है, ठीक है। तो जो 74 संशोधन था ना, इसे हम 92-93 यानी वैसे 1 जून 1993 में ये लागू हो गया था, पर इसे 92-93 का संशोधन मान के चलते हैं, ठीक है। कहते हैं क्या कि जो 74th अमेंडमेंट है ये किससे रिलेट करता है हमारा? ये रिलेट करता है आपके शहरों में शासन से, अर्थात नगर पालिका यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, ठीक है। 74th संशोधन में प्रमुख शहर जैसे दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गई, मुंबई हो गई, मद्रास हो गई तथा अन्य शहर जहां नगर पालिका या नगर निगम का प्रावधान है उनके लिए किया गया। मतलब इन महानगरों में, और कई ऐसे नगर हैं, यानी हर नगरों में कह दिया गया कि आपको अपने नगरों के अंदर नगर पालिका के चुनाव करवाने पड़ेंगे, यानी कि अलग स्तर की सरकार बनानी पड़ेगी, ठीक है भाई। अब दो समझ ध्यान से, क्या होता है, प्रत्येक नगर निगम के लिए ना सभी वयस्क मतदाताओं के द्वारा, और ये कहा गया कि हर 5 वर्ष के बाद नगर निगम का चुनाव होगा, और इस नगर निगम के चुनाव में हम किसको चुनेंगे? हम जो व्यक्ति होते हैं वो किसको चुनते हैं? चुनते हैं किसको? पार्षद को। मतलब कह रहा है क्या कि प्रत्येक नगर निगम के लिए सभी वयस्क मतदाताओं के द्वारा, जितने भी आपके वोट करने वाले व्यक्ति हैं उन सभी के द्वारा क्या चुना जाएगा? एक समान परिषद को चुना जाएगा, और उस समान परिषद का जो हेड होगा ना, उस समान काउंसिल का, उस कॉर्पोरेशन का जो हेड होगा उसको हम क्या कहेंगे? पार्षद या काउंसलर कहते हैं, ठीक है। और फिर ये चुने गए पार्षद जो होते हैं, ये चुने गए पार्षद जो होते हैं वो किसको चुनते हैं? ये चुनते हैं किसको? महापौर को, जिसे हम कहते हैं मेयर। समझे? तो अगर आपसे 74th अमेंडमेंट बोलेगा तो आप क्या कहोगे उसके बारे में कि भैया जो 74th अमेंडमेंट है ना, ये किससे रिलेटेड है? ये है शहरों में शासन से। शहरों में शासन से, शहरों में शासन का मतलब होगा किससे रिलेट करता है? ये नगर पालिका से। किससे? नगर पालिका से। और कहते हैं क्या कि इसके अकॉर्डिंग ना जितने भी नगर हैं भाई, उन नगरों में नगर पालिका का चुनाव करवाना, जो महानगर है और जितने भी नगर है उन सभी नगरों में नगर पालिका का चुनाव करवाना अनिवार्य कर दिया गया। और इसके तहत ना एक समान परिषद चुनी जाती है, और उस परिषद का जो अध्यक्ष होता है, उस परिषद का हेड होता है ना, या उस परिषद के सदस्यों को, उस परिषद के सदस्यों को हम क्या कहते हैं? पार्षद। नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, निगम पार्षद। और और जो चुने गए पार्षद होते हैं, ये उनमें से किसी एक को अपना अध्यक्ष चुनते हैं, और ये जो अध्यक्ष होता है उसको हम क्या कहते हैं? महापौर या फिर मेयर कहते हैं। तो सुना चीज, 74th अमेंडमेंट शहरों से रिलेटेड है, शहरों में शासन से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें क्या होता है आपका? तो इसमें ना हर शहरों में नगर पालिका के चुनाव करवाने के लिए कंपलसरी करवा दिया गया, और प्लस में इसमें कहा गया कि ये जितने भी जब चुनाव होगा तो जितने भी लोग वोट देने के योग्य हैं वो सही वोट देंगे, और वोट देकर के एक समान परिषद का चुनाव करेंगे। और उस परिषद में जितने भी सदस्य होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पार्षद। और जितने भी पार्षद होते हैं वो किसको चुनते हैं? आपके अध्यक्ष यानी कि मेयर या फिर महापौर को, ठीक है। सुना है भाई? 74वें संशोधन के अनुसार प्रत्येक नगर निगम या नगर पालिका या नगर पंचायत का कार्यकाल कितने साल का होगा? 5 साल का। और यदि ये बीच में भंग हो गया, मान के चलो 5 साल से पहले ये टूट गया, डिसमिस हो गया, तो फिर दोबारा चुनाव कितने महीने के अंदर किया जाएगा? 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव भी करवाए जाएंगे। समझ में आया भाई? तो ये होता है आपका 74th अमेंडमेंट, जो कि किससे रिलेट करता है? आपका नगर पालिका से, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो 73rd संशोधन, ठीक है। तो जो आपका 74 था वो आपका हुआ था कब? 92-93 में, बेसिकली 1 जून 1993 को। और वहीं अगर हम बात करते हैं जो 73rd अमेंडमेंट है आपका 73वां, ये होता है आपका 1992 में, ठीक है, 1992 में। अब ये किससे रिलेटेड है हमारे पास? 74 अगर शहरों से रिलेटेड है तो 73rd किससे रिलेट करता है आपका? 73rd करता है आपका ग्राम पंचायत से। किससे? ग्राम पंचायत से। अब देखो होता क्या है इसके अंदर, तो इसके अंदर ये बात कही गई है कि प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायतों का चुनाव किया जाएगा, और वो ग्राम पंचायत कैसे चलेगी आपकी? 3 स्तरीय। कितने स्तर की? 3 स्तर की, जिसमें से जो पहला स्तर होगा आपका, वहां पर क्या होगा आपका? जो निचला स्तर होगा कौन सा होगा? ग्राम पंचायत। फिर इसके ऊपर वाला जो स्तर होगा वो कौन सा होगा आपका? ब्लॉक समिति। और फिर इसके ऊपर वाला स्तर जो होगा वो कौन सा होगा आपका? जिला पंचायत। मतलब इसमें क्या कहा गया, देखो समझ ध्यान से, कई गांव मिलकर के क्या बनाएंगे? ग्राम पंचायत। और कई ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाएंगे? ब्लॉक समिति। और कई ब्लॉक समिति मिलकर क्या बनाएंगे? आपका जिला पंचायत बनाएंगे, ठीक है। यानी ये गांव के लेवल पे देखेगी, ठीक है। कई गांव मिलकर, मान लीजिए 5-6 गांव ने मिलकर के ग्राम पंचायत बनाया, और फिर कई ऐसे ग्राम पंचायत जो होंगे ना,
उन सभी ने मिलकर क्या, उन सबका मिलकर क्या बनता है, एक ब्लॉक बनता है, यानी ब्लॉक समिति बनती है। और कई ब्लॉक समिति मिलकर के जो एक जिला के अंदर आती है वो क्या बनाती है, जिला परिषद बनाती है। ठीक है, और जिला परिषद का जो हेड होता है, जो अध्यक्ष होता है ना, वो कौन होता है आपका, जो कलेक्टर जिसे हम कहते हैं ना, डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। ठीक है, वो होता है आपका जो आईएएस लेवल के ऑफिसर होते हैं वो, और विधायक इसके अंदर आता है। ठीक है, समझाया। तो यहाँ पर देखो आप वही कह रहा है। तो इस चीज के अंदर ना मेन चीज ये देखो, मतलब पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तरों का चुनाव सीधी जनता करती है, और तीनों स्तर का जो चुनाव करेगी कौन करेगी, आपका जनता करेगी। अब ना यहाँ पर ना ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है पेपर में कि 73rd या स्थानीय शासन का जब संशोधन किया गया था संविधान के अंदर, तो इसमें क्या क्या रिजर्वेशन की बात आती है ना, आरक्षण की बात, तो इसमें क्या आरक्षण दिए गए, आरक्षण का क्या प्रावधान है। तो हम कहेंगे 73वें संशोधन के तहत जो आरक्षण या रिजर्वेशन का प्रावधान है वो कुछ इस प्रकार से है कि भाई, मतलब महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है, महिलाओं के लिए की गई कितनी सीट आरक्षित, 1/3 सीट। 1/3 सीट आरक्षण करने का मतलब यह है कि अगर मान के चलो 90 लोगों का चुनाव हो रहा है, ठीक है, 90 लोग खड़े हैं चुनाव में, तो उसमें से 1/3 यानी कि कितने लोग, 30 लोग कौन होंगी, महिलाएं होंगी। ठीक है भाई, तो पहला तो रिजर्वेशन किसके लिए दिया गया, महिलाओं के लिए। दूसरा रिजर्वेशन किसके लिए दिया गया, अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी, इनको रिजर्वेशन देना है। ये डिपेंड करता है इनकी जनसंख्या के अनुपात पर। ठीक है, मतलब महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण, और एससी और एसटी को जो आपको रिजर्वेशन देना है ये इनके जनसंख्या के आधार पर डिपेंड करता है, जैसे अनुपात पर। जैसे मान के चलो एससी है हमारे देश, मतलब किसी गांव में एससी है कितने, मान लो 20, और एसटी है 10, एससी है 20 और एसटी है 10, तो इनका रेशियो क्या बन जाएगा, 10 एकम और 10, 10 दूनी 20, यानी 2 लोग, 2 रिजर्वेशन किसके लिए होगा, एससी वालों के लिए, और 1 रिजर्वेशन किसका होगा, आपका एसटी का होगा। तो मतलब क्या समझाया, महिलाओं के लिए 1/3 सीट का आरक्षण, और एससी और एसटी को जो आरक्षण देना है वो निर्भर करता है उनकी जनसंख्या के अनुपात पर। जैसे मैंने कहा किसी गांव के अंदर 20 एससी हैं, 10 एसटी हैं, ठीक है, 20 एससी और 10 एसटी, तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी रेशियो क्या निकल कर आया, रेशियो निकल कर आया 2:1 का ना, यानी कि 2 रिजर्वेशन सीट किसके लिए होगा, एससी के लिए, और 1 रिजर्वेशन सीट किसके लिए होगा, आपका एसटी के लिए होगा। ठीक है, और फिर 2 रिजर्वेशन हो गए, और तीसरा रिजर्वेशन रहेगा किसके लिए, ओबीसी के लिए। तो ये कहा गया कि ओबीसी वालों को रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना है, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वहां की राज्य सरकार के ऊपर। ठीक है भाई, मतलब ओबीसी वाले को रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना है, ये कौन निर्भर करेगा, राज्य सरकार। अगर राज्य सरकार चाहे तो वो ओबीसी वालों को रिजर्वेशन दे सकती है, अगर राज्य सरकार चाहे तो ओबीसी वालों को रिजर्वेशन दे सकती है, और अगर राज्य सरकार ने चाहा तो नहीं भी देगी। समझाया। तो ये 74th अमेंडमेंट के बारे में है, जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड है, जिसके तहत 3 स्तर की शासन प्रणाली होती है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। और कहते हैं क्या, इसमें आरक्षण की प्रावधान इस प्रकार से है कि यदि महिलाओं को कितना आरक्षण मिलेगा, 1/3, 1/3, और एससी और एसटी को उनकी जनसंख्या के अनुपात पर, और उसके बाद ओबीसी वालों को रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना है, ये निर्भर करेगा कौन, वहां की राज्य सरकार डिपेंड करेगी, और राज्य सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है, एक बार इसको कैप्चर कर लो। तो 74th और 73rd यानी कि 2 संशोधन हमने कर लिए। 73वां जो था वो गांव से रिलेटेड था, और 74वां जो था वो किससे रिलेटेड है, आपका नगर पालिका से। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर 2 टॉपिक आते हैं। देखो, एक होता है अगर आपसे पूछे राज्य चुनाव आयोग क्या है, और एक पूछे आपसे कि राज्य वित्त आयोग क्या है। तो देखो ध्यान से, तो राज्य चुनाव आयोग कौन सा होता है, समझ। देखो, आपने चुनाव आयोग का नाम तो सुना है कि चुनाव आयोग क्या करती है, पूरे देश के अंदर चुनाव करवाती है। अच्छा देखो, एक होता है चुनाव आयोग जो पूरे देश के लिए चुनाव करेगी, और राज्य चुनाव आयोग क्या है, जो राज्य स्तर पर एमसीडी वाले का या ग्राम पंचायत का चुनाव करवाती है। तो जो संशोधन किए गए थे ना 73 और 74, उसमें यह भी कहा गया कि भाई प्रत्येक राज्य में एक राज्य चुनाव आयोग बनेगा, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनेगा, और उसका भी हेड कौन होगा, चुनाव आयुक्त होगा। कौन होगा, राज्य चुनाव आयुक्त। जैसे चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमिश्नर, ऐसे राज्य चुनाव आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है, राज्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, यानी कि ये प्रावधान दिया गया कि भाई 73rd और 74th अमेंडमेंट के तहत, यानी 73वें 74वें संशोधन के तहत ये कहा गया कि भाई एमसीडी और ग्राम पंचायत का चुनाव करवाने के लिए प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होगा, एक राज्य चुनाव आयोग का निर्माण किया जाएगा, जो इनमें चुनाव करवाएगी और यह देखेगी कि भाई इनके चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो। और दूसरा है राज्य वित्त आयोग। देखो, नाम से पता चल रहा है, वित्त मतलब क्या होता है, पैसा। तो राज्य वित्त आयोग क्या है हमारे पास, तो हम कह सकते हैं कि, क्योंकि देखो मैंने बताया ना कि जैसे आप लोगों को 3 सूचियां पढ़ी थी, 3 लिस्ट होती थी ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 तरह की सूचियां थी ना। संघ सूची में किसके विषय, कौन से विषय दिए गए हैं, जिसपे काम कौन करेगी, केंद्र सरकार।
राज्य सूची में कौन से विषय हैं जिसके ऊपर काम कौन करेगी? राज्य सरकार। और समवर्ती में कौन सा आते हैं? समवर्ती में आते हैं जो दोनों काम करेंगे। मतलब 3 तरह की सूचियां बनाई गई है। मतलब सभी सरकारों के, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कामों को अलग अलग बांटने के लिए 3 तरह की सूची बना दी गई है कि संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं उस पर कौन काम करेगा? केंद्र सरकार। राज्य सूची में जो विषय है उस पर काम कौन करेगा? राज्य सरकार। और जो समवर्ती में उस पर कौन काम करेगा? आपकी दोनों, यानी कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर दोनों आते हैं। तो अगर ये स्थानीय सरकार का नाम तो जिक्र आया नहीं इसके अंदर, तो स्थानीय सरकार का काम जो है वो किस सूची के अंदर आता है? अगर आपसे पूछता है, याद रखना, स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट का जो काम आता है या जो उनके विषय है वो किस सूची के अंदर आते हैं? राज्य सूची के अंदर। सर ये चीज, यानी कुल मिला के कितने विषय हैं? 29 विषय ऐसे हैं जिसपे कौन काम करती है? स्थानीय सरकार काम करती है। ठीक है, और ये किसके अंदर आते हैं? राज्य सूची में। तो यानी आप देख पा रहे हो कि इनका जो विषय है वो किसके अंदर है? राज्य सूची के अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर। तो कहीं ना देखो एक राज्य वित्त आयोग बनाया गया। राज्य वित्त आयोग बनाने के पीछे जो कारण था वो ये था कि देखो ऐसा होता है ना कि कई बार इन दोनों के बीच विवाद हो जाएगा कि भाई राज्य सरकार ने मेरे पैसे खा लिए, या हमारे पास जो इनकम के सोर्सेज हैं वो कम हो गए, राज्य सरकार ने हमारे इनकम के सोर्सेज को छीन लिया। तो ऐसे में एक सेपरेट आयोग बनाया गया, फाइनेंस कमीशन बनाया गया, जो ये चेक करेगी कि एमसीडी को पैसा कहां से आ रहा है, नगर पालिका को पैसा कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है, वो कहां पर पैसा खर्च कर रही है, प्लस में उनको पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो याद रखना, एमसीडी वालों को कहां से पैसा आता है? आपने देखा होगा आपके जो कई आपके राज्यों में स्कूल होते हैं, एमसीडी वाले स्कूल, वहां से इनको पैसा आता है। जो वीकली मार्केट लगता है यहां से इनको पैसा आता है। एमसीडी स्कूल होता है नगर निगम विद्यालय, वहां से इनको पैसा आता है। ये जो आपके बाजार होते हैं उस बाजार से आपको पैसा आता है। ठीक है, तो कई सारे इनके इनकम के सोर्स हैं जिनको सेपरेट कर रखा है कि भाई ये पैसे, यहां से जो पैसे आएंगे ना वो केवल आपके ही होंगे। तो राज्य वित्त आयोग का काम यही है कि राज्य सरकार और जो स्थानीय सरकार है, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट एक ही टॉपिक के अंदर आ रहा है, राज्य विषय के अंदर, तो जो दोनों में विषय में आ रहे हैं ना हमारे पास, तो कहीं ना कहीं इस आयोग के द्वारा यह देखा जाता है कि राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच में वित्त को लेकर के, पैसे को लेकर के जो अलग है वो बना रहे। ठीक है, समझ आया चीज? तो ये है आपका इसके बारे में। अब हमारे पास 2 टॉपिक और रह गए। तो 73rd 74th अमेंडमेंट, उसके बाद राज्य चुनाव आयोग जो राज्य में चुनाव करवाएगी, राज्य वित्त आयोग जो ये मतलब बांटेगी कि कौन सा राज्य सरकार का आय का सोर्स है और कौन सा स्थानीय सरकार का आय का सोर्स है। ठीक है, यानी कि कहीं ना कहीं वो चेक करती है स्थानीय सरकार के इनकम के सोर्स के ऊपर। ठीक है, अब देखो यहां पर ने दे रखा है किसके बारे में दे रखा है? त्रिस्तरीय। जैसे मैं आपको बताया था ना, जो 73rd अमेंडमेंट था आपका, 73वां संशोधन, जिसके तहत ये कहा गया था कि भाई ग्राम पंचायत के कितने स्तर होंगे? 3 स्तर का मतलब है कि नीचे सबसे पहले कौन सा होगा? ग्राम, उसके ऊपर कौन सा होगा? ब्लॉक, और उसके ऊपर कौन सा होगा? आपका जिला। तो ये 3 तरह की पंचायतें होंगी आपकी, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और आपका जिला परिषद। देखो जैसे मैं आपको बताया था कि कई गांव मिलकर के, देखो कहता है क्या, ग्राम पंचायत की अगर बात करते हैं तो कहता है कि ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा एक से ज्यादा गांव होते हैं। तो मैंने कहा ना, कई गांव मिलकर के क्या बनाते हैं? ग्राम पंचायत। जो मिडिल लेवल पर आता है वो आता है ब्लॉक समिति। तो कहते हैं क्या हमारे पास, ब्लॉक समिति को ना मंडल भी कहते हैं। कहते हैं क्या कि कई सारे ग्राम पंचायत मिलकर के क्या बनाते हैं? ब्लॉक समिति बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्लॉक समिति। और फिर कई ब्लॉक समिति जो एक जिले के स्तर पर होती है वो क्या बना देती है? आपका जिला परिषद। ठीक है, यानी जिला पंचायत। ठीक है, तो जो सबसे ऊपरी पायदान होता है उस पायदान का नाम क्या है? आपका जिला पंचायत। समझ में आया चीज भाई? हाँ, तो ये है आपका 3 तरह के स्तर होते हैं आपके, ग्राम पंचायत, उसके ऊपर आपका ब्लॉक समिति, और ब्लॉक समिति के ऊपर कौन सा होता है? आपका जिला पंचायत होता है। ठीक है, और इसके बारे में पहले बता चुका हूं, आपका 3 तरह के होते हैं। ग्राम पंचायत कई गांव मिलकर के, फिर कई ग्राम पंचायत मिलकर के ब्लॉक समिति, और कई ब्लॉक समिति मिलकर के आपको बनाते हैं जिला पंचायत बनाते हैं। ठीक है, और अब जो एक लास्ट टॉपिक है आपका वो ये रह जाता है कि विषयों का। जैसे मैंने आपको बताया ना कि 3 तरह की सूचियां होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची का काम किसमें होता है? आपका केंद्र सरकार के लिए। राज्य सूची में आते हैं राज्य सरकार, और समवर्ती में आते हैं वो दोनों। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय सरकार है ना, लोकल गवर्नमेंट, उनका भी जो काम है, उनके कितने विषय हैं? 29 विषय। ये किसके अंदर डाल दिए गए हैं? आपको राज्य सूची के अंदर ही है। ठीक है, तो ये कहा गया है कि भाई संविधान के संशोधन ने 29 विषयों को स्थानीय शासन के हवाले किया है, और ये सारे विषय आपको कहां मिलेंगे? आपको राज्य सूची के अंदर। और इसमें से कुछ विषय इस प्रकार से हैं, जैसे 11वीं अनुसूची में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं वो सारे, प्लस में सड़कों के बारे में एमसीडी का होगा, ग्रामीण विकास के बारे में एमसीडी काम करेगी, जो लघु उद्योग होते हैं, छोटे उद्योग होते हैं, इस पे भी कौन काम करेगा? एमसीडी। फिर आपका सिंचाई, प्लस में आपका गांव में बिजली लाना, बाजार मेला, कृषि,
शिक्षा, पानी, पीने का पानी, इन सभी चीज मामलों पे जो भी काम करेगा वो कौन करेगी? आपकी लोकल गवर्नमेंट काम करेगी। ठीक है, इसके साथ हमारा जो ये चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, छोटा सा चैप्टर था जिसके अंदर जो मेन चीज है ना आपका, वो क्या है? आपका 73rd और 74th अमेंडमेंट। ठीक है, तो चैप्टर बस आपका इतना ही था और ये आज की जो क्लास होती है हमारी अब वो खत्म हो जाती है। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे वो चालू करेंगे किसके बारे में? संविधान एक जीवंत दस्तावेज के बारे में। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं।